एक आदमी जिसे उसके अपने साथियों ने मौत के लिए छोड़ दिया था, जिसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका इरादा नहीं। बर्फ से ढके खतरनाक जंगलों में जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी, वह अकेला इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि उस धोखे का बदला लेने के लिए वापस लौट रहा था। ये कहानी है दर्द, विश्वासघात और ऐसी जिद की जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर दानव बनकर लौटता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी सर्वाइवल जर्नी के लिए जो आपको आखिरी मिनट तक स्क्रीन से हटने नहीं देगी। कहानी शुरू होती है 1820 के समय, जब मिसौरी नदी के किनारे कैप्टन एंड्रू हेनरी अपने ट्रैपर्स के साथ डेरा डालकर जानवरों की खाल इकट्ठा कर रहा होता है। वह अपने भरोसेमंद आदमी जॉन फिट्जगेराल्ड को अगले दिन वापसी की तैयारी करने के लिए कहता है। तभी पास के जंगल से एक युवा शिकारी जिम ब्रिजर मदद के लिए आता है, क्योंकि उसने एक बड़ा एल्क मारा है और उसे उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वे तब आएंगे जब खाने का समय होगा, जिससे माहौल कुछ देर के लिए हल्का हो जाता है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अचानक एक तीर आकर एक आदमी के गले को चीर देता है। एक ही पल में पूरा माहौल बदल जाता है। डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागते हैं और पेड़ों के पीछे छिपकर हमलावरों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन दुश्मन पहले ही उन्हें चारों ओर से घेर चुका होता है। कैप्टन को लगता है कि यह हमला उनकी कीमती खालों के लिए हुआ है, इसलिए वह अपने आदमियों को मजबूती से खड़े रहकर मुकाबला करने का आदेश देता है। गोलियों की आवाजें जंगल में गूंजने लगती हैं। इसी बीच दूर मौजूद स्काउट ह्यू ग्लास अपने बेटे हॉक के साथ गोलीबारी सुनकर तेजी से कैंप की तरफ लौटता है। वहां पहुंचते ही वह हालात को समझ जाता है और तुरंत सभी को नावों की तरफ भागने का इशारा करता है। कुछ लोग पीछे रहकर दुश्मनों का सामना करते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। बाकी सभी जान बचाने के लिए नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। भगदड़ और अफरा तफरी में कई लोग मारे जाते हैं। अंत में बहुत कम लोग ही बच पाते हैं, जो किसी तरह अपनी नावों को मिसौरी नदी में उतार कर वहां से दूर निकल जाते हैं। हमला करने वाले नेटिव अमेरिकन री जनजाति के लोग होते हैं, लेकिन उनका मकसद खालों को लूटना नहीं था। हमला करने वाले दरअसल अपने मुखिया की गायब बेटी की तलाश में हैं। उन्हें यकीन है कि उसे पकड़कर कहीं बेच दिया गया है, और इसी गुस्से ने उन्हें बिना सोचे समझे हमला करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नाव में बैठे बचे हुए लोग इस असली वजह से पूरी तरह अनजान रहते हैं। ह्यू ग्लास हालात को ध्यान से समझता है और कैप्टन को सलाह देता है कि नदी छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि पानी का रास्ता दुश्मनों के लिए उनका पीछा करना आसान बना देता है। फिट्जगेराल्ड इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि नदी ही सबसे तेज रास्ता है और वहीं से निकलना समझदारी होगी। फिर भी कैप्टन आखिरकार ग्लास की बात मान लेता है। ये फैसला सबके बीच खामोश तनाव पैदा कर देता है, खासकर फिट्जगेराल्ड के अंदर, जिसकी नाराजगी अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही होती है। जमीन पर पहुंचने के बाद वे अपनी खालों को छिपा देते हैं और जंगल के रास्ते पैदल आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। फिट्जगेराल्ड बड़बड़ाते हुए कैप्टन को कोसता रहता है और जल्द ही उसकी खींच ग्लास और उसके बेटे हॉक पर निकलने लगती है। वह ग्लास से सीधे सवाल करने लगता है और पुरानी अफवाहों को उठाता है कि ग्लास ने कभी एक अधिकारी को मार डाला था और यह सब उसने अपने आधे पौनी बेटे को बचाने के लिए किया था। वह ताना मारते हुए कहता है, क्या तुमने अपने ही आदमी को इस छोटे से बच्चे के लिए मार दिया था? माहौल गरमाने लगता है और हॉक भी जवाब देने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कैप्टन बीच में आकर सबको शांत कर देता है। फिट्जगेराल्ड वहां से गुस्से में चला जाता है और ग्लास हॉक को समझाता है कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे नाव को नदी में बहा देते हैं ताकि दुश्मनों को भ्रमित किया जा सके, और फिर सभी लोग पैदल ही घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए कैप्टन के मन में अभी भी सवाल रहता है, इसलिए वह ग्लास से उस पुराने किस्से के बारे में पूछता है, लेकिन ग्लास कुछ नहीं कहता और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद जब बाकी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं, ग्लास अकेले आगे निकल जाता है ताकि इलाके का जायजा ले सके। जंगल में सन्नाटा छाया होता है, लेकिन अचानक झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी बंदूक तान लेता है, पर सामने दो छोटे भालू के बच्चे नजर आते हैं। तभी अचानक उनकी मां हमला कर देती है। हमला बेहद खतरनाक और बेरहम होता है। वह उसे बार बार काटती और नोचती है। ग्लास पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वह उसे हरा नहीं सकता। ऐसे में वह खुद को शांत करता है और बिना हिले डुले मरा हुआ होने का नाटक करने लगता है। कुछ पल तक बिल्कुल शांत पड़े रहने के बाद भालू आखिरकार उससे हट जाती है। ह्यू ग्लास मुश्किल से हिल पाता है, लेकिन जैसे तैसे अपनी बंदूक तक हाथ बढ़ाता है। बची खुची ताकत जुटाकर वह गोली चलाता है, जो भालू को लगती है, मगर वह रुकती नहीं और एक बार फिर उस पर टूट पड़ती है।
उसके गले को बुरी तरह जख्मी कर देती है और शरीर पर गहरे घाव छोड़ देती है। इतनी हालत में भी ग्लास हार नहीं मानता। वह मौका देखकर बार बार चाकू से वार करता है। दोनों एक दूसरे से उलझते हुए ढलान से नीचे गिरते हैं। आखिरकार लड़ाई खत्म होती है और भालू उसके ऊपर ही गिरकर मर जाती है, जबकि उसके बच्चे पास खड़े सब देख रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी लोग गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। वे तुरंत भालू को हटाते हैं और ग्लास की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। उसका गला फटा हुआ है, शरीर पर गहरे घाव हैं और पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ है, फिर भी वह किसी तरह जिंदा है। फिट्जगेराल्ड उसकी हालत देखकर कहता है कि उसे जल्दी से मार देना ही बेहतर होगा ताकि उसका दर्द खत्म हो सके, लेकिन कैप्टन हेनरी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वह अपने स्काउट को बचाने की कोशिश करता है, उसे बेहोश करता है ताकि दर्द कम हो सके और जो भी सामान मौजूद है उसी से उसके घाव सिलने लगता है, कपड़े के टुकड़े, सुई और व्हिस्की का इस्तेमाल करते हुए। इसी दौरान जंगल के दूसरे हिस्से में री जनजाति के लोग छोड़ी हुई नाव ढूंढ लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनका शिकार अब जमीन के रास्ते आगे बढ़ चुका है। अब उनके पास साफ दिशा होती है और वे जंगल के अंदर उनका पीछा शुरू कर देते हैं। उसी रात उनका मुखिया कुछ फ्रेंच ट्रैपर्स से मिलता है, जहां वह घोड़े और हथियारों के बदले चोरी की खालों का सौदा करना चाहता है। शुरुआत में फ्रेंच लोग अपने घोड़े देने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब मुखिया उन्हें धमकी देता है कि जरूरत पड़ी तो वह जबरदस्ती ले लेगा, तो वे मजबूरी में मान जाते हैं। उधर ग्लास के साथियों में से ब्रिजर चुपचाप भालू के पंजे काटकर उसके बैग में रख देता है, इस उम्मीद में कि शायद वह बच जाए। अगले कुछ दिनों में सफर और भी मुश्किल हो जाता है। कैप्टन के आदेश पर सभी लोग बारी बारी से ग्लास को उठाकर आगे बढ़ते हैं, जिससे उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और थकान बढ़ती जाती है। फिट्जगेराल्ड भी साथ तो चलता है, लेकिन उसकी झुंझलाहट अब साफ दिखाई देने लगती है। जब वे एक ऊंचे पहाड़ तक पहुंचते हैं तो हालात और खराब हो जाते हैं। थकान और दबाव के कारण बहस शुरू हो जाती है और फिट्जगेराल्ड के साथ कुछ लोग यह कहने लगते हैं कि अब इस तरह आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। री जनजाति के करीब आते खतरे को देखकर हालात और गंभीर हो जाते हैं। अब कोई आसान रास्ता नहीं बचता और आखिरकार कैप्टन को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। वह यह सोचकर खुद को तैयार करता है कि शायद ग्लास को मार देना ही उसकी आखिरी दया होगी, लेकिन जब वह उस पल का सामना करता है तो उसका दिल जवाब दे देता है और वह ऐसा नहीं कर पाता। इसके बजाय वह एक और फैसला करता है, जो भी ग्लास के साथ रुककर उसकी आखिरी सांस तक देखभाल करेगा उसे $100 का इनाम मिलेगा। यह सुनते ही ब्रिजर तुरंत आगे आता है और बिना पैसे लिए रुकने का फैसला करता है। हॉक भी अपने पिता को छोड़ने से मना कर देता है और वहीं रहने की ठान लेता है। ये सब देखकर फिट्जगेराल्ड भी आगे आता है, लेकिन उसकी मंशा साफ अलग होती है। वह कहता है कि वह तभी रुकेगा जब पूरा इनाम सिर्फ उसे मिलेगा। कैप्टन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है क्योंकि उसे फिट्जगेराल्ड पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचता। आखिरकार वह भारी मन से ग्लास को उन्हीं के हवाले करके बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। समय बीतता है और ग्लास जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहता है। तेज बुखार में तपते हुए उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, जो बार बार वही बात दोहराता है, जब तक जिंदा हो लड़ते रहो। इन शब्दों के साथ उसकी पुरानी यादें उभरने लगती हैं। उसे वह दिन याद आता है जब सैनिकों ने उसके गांव पर हमला किया था, सब कुछ जला दिया था और उसकी पत्नी को मार दिया था। उसे अपने घायल बेटे को गोद में उठाकर कहा हुआ हर शब्द याद आता है, जिंदा रहना है चाहे कुछ भी हो। अब वही शब्द उसके अंदर फिर से ताकत भरते हैं और उसे हार मानने से रोकते हैं। उधर फिट्जगेराल्ड का सब्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा होता है। उसे यकीन है कि ग्लास ज्यादा देर नहीं बचेगा, इसलिए वह पहले से ही एक उथली कब्र खोदकर तैयार कर चुका होता है। जब ब्रिजर उससे ग्लास के सिर की हालत के बारे में पूछता है तो फिट्जगेराल्ड बेपरवाही से बताता है कि री के लोग उसे मरा हुआ समझकर उसकी खोपड़ी उतारने की कोशिश कर चुके थे। बात करते हुए ब्रिजर अनजाने में अपनी पानी की बोतल को खुरचने लगता है और वह हल्की सी आवाज भी फिट्जगेराल्ड को चिढ़ा देती है। वह गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ता है और उसे रुकने को कहता है। कुछ देर बाद जब ब्रिजर और हॉक पानी और मछली लाने के लिए नदी की तरफ जाते हैं, फिट्जगेराल्ड ग्लास के साथ अकेला रह जाता है। मौका देखकर वह उसके पास झुकता है और धीरे धीरे उससे बात करने लगता है। वह कहता है कि अगर वे यहीं रुके रहे तो सभी मारे जाएंगे। फिट्जगेराल्ड धीरे धीरे ग्लास के करीब झुकता है और उसे समझाने लगता है कि अब और जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। वह कहता है कि अगर वह खुद को छोड़ दे तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। फिर वह उससे इशारा करने को कहता है। अगर वह मरने के लिए तैयार है तो आंख झपकाए। ग्लास पूरी कोशिश करता है अपनी आंखें खुली रखने की, लेकिन उसका कमजोर शरीर उसका साथ नहीं देता और आखिरकार उसकी पलकें झपक जाती हैं। फिट्जगेराल्ड इसे उसकी मंजूरी मान लेता है और तुरंत एक कपड़ा उसके चेहरे पर दबाकर उसकी सांस रोकने की कोशिश करता है। तभी हॉक वापस आ जाता है और यह सब देखकर तुरंत उसे रोक देता है। वह जोर से ब्रिजर को पुकारता है, जो अभी थोड़ी दूरी पर होता है, लेकिन
मदद पहुंचने से पहले ही फिट्जगेराल्ड तेजी से हॉक का मुंह दबा देता है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। ग्लास सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वह न हिल सकता है न बोल सकता है, बस अपने बेटे को मरते हुए देखता रहता है। शाम तक जब ब्रिजर मछलियां लेकर लौटता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता। वह हॉक के बारे में पूछता है, लेकिन फिट्जगेराल्ड चालाकी से सवाल उसी पर डाल देता है जैसे हॉक उसके साथ ही था। ब्रिजर उलझन में पड़ जाता है। अगली सुबह फिट्जगेराल्ड अचानक घबराहट का नाटक करते हुए ब्रिजर को जगाता है और कहता है कि री के योद्धा पास आ रहे हैं। डर के कारण ब्रिजर घबरा जाता है और बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेता है। फिट्जगेराल्ड तुरंत ग्लास को घसीटकर पहले से खोदी गई उथली कब्र तक ले जाता है और कहता है कि अब समय नहीं है। वह उसे जिंदा ही मिट्टी में दबा देता है और वहां से भागने लगता है। ब्रिजर को भी साथ आने के लिए मजबूर करता है। जाने से पहले ब्रिजर एक पल के लिए रुकता है और चुपचाप अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ देता है, जैसे उसे अंदर से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन कहीं भी री के लोगों का कोई निशान नहीं मिलता। उधर ग्लास धीरे धीरे होश में आने लगता है। उसका एक हाथ और एक पैर ही काम कर रहे होते हैं, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर खुद को कब्र से बाहर निकालता है। हर हरकत में दर्द होता है, लेकिन वह रुकता नहीं। जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ते बढ़ते उसे अपने बेटे हॉक का शव मिल जाता है। वह उसके पास गिर पड़ता है, दर्द और दुख से टूट चुका होता है और चुपचाप वहीं पड़ा रहता है। अगली सुबह फिट्जगेराल्ड ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आगे बढ़ने की तैयारी करता है, लेकिन बात करते करते वह गलती कर बैठता है और हमलावरों की संख्या अलग बता देता है, जो पहले कही बात से मेल नहीं खाती। ब्रिजर यह बात नोटिस कर लेता है। शक अब साफ दिखने लगता है और ब्रिजर गुस्से में बंदूक तानकर सच जानने की मांग करता है। दबाव बढ़ने पर फिट्जगेराल्ड आखिर मान जाता है कि वहां कोई भी री योद्धा नहीं था। वह सफाई देता है कि उसने यह झूठ सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बोला था, क्योंकि उसके हिसाब से ग्लास के साथ रुकना मतलब मौत को बुलाना था। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि ब्रिजर को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ब्रिजर अंदर से हिल जाता है। गुस्सा और उलझन दोनों उसके चेहरे पर साफ दिखते हैं। उसी पल फिट्जगेराल्ड उसकी हिचकिचाहट का फायदा उठाता है, उसकी बंदूक छीनकर उसी पर तान देता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। उधर मौत के मुंह से निकल चुका ग्लास अब एक ही फैसला करता है, जिंदा रहना है, चाहे जैसे भी, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग जल चुकी है। टूटी फूटी हालत में एक हाथ और एक पैर के सहारे वह जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है। रास्ते में उसे जो भी खाने लायक मिलता है, चाहे जानवरों के बचे खुचे टुकड़े ही क्यों न हो, वह उसी से अपनी जान बचाता है। हर छोटी कोशिश उसे थोड़ा और मजबूत बनाती है और वह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। पीछे री जनजाति के लोग आखिरकार खाली पड़े कैंप तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका शिकार ज्यादा दूर नहीं है और खतरा फिर से करीब आने लगता है। लंबी जद्दोजहद के बाद ग्लास ग्रैंड नदी तक पहुंच जाता है, जो आगे जाकर मिसौरी नदी से मिलती है। वह पानी के किनारे घुटनों के बल बैठकर पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले के गहरे घाव की वजह से पानी बाहर ही बह जाता है। फिर भी जितना थोड़ा बहुत अंदर जाता है, उससे उसकी प्यास कुछ कम होती है। अब उसे समझ आता है कि अगर उसने घाव का इलाज नहीं किया तो वह बच नहीं पाएगा। मजबूरी में वह एक बेहद दर्दनाक फैसला लेता है। बारूद को अपने गले पर रखकर उसे जला देता है ताकि घाव बंद हो सके और खून रुक जाए। दिन बीतते हैं और वह नदी के किनारे ही टिककर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पहली बार वह खड़े होने की कोशिश करता है, भले ही कुछ ही पल के लिए, लेकिन खतरा फिर लौट आता है। एक दिन अचानक री के लोग उसी नदी तक पहुंच जाते हैं, बिना यह जाने कि ग्लास पास ही छिपा हुआ है। अब उसके पास छिपे रहने का कोई मौका नहीं बचता, इसलिए वह सीधे नदी में कूद जाता है और खुद को बहाव के हवाले कर देता है। तीर और गोलियां उसके पीछे पीछे हवा को चीरते हुए आती हैं, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है और पानी उसे दूर ले जाता है। एक बार फिर वह मौत को मात दे देता है। दूसरी ओर फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, डकोटा की ओर बढ़ते हुए। रास्ते में उन्हें एक उजड़ा हुआ गांव मिलता है, जहां हर तरफ तबाही के निशान दिखाई देते हैं। टूटे हुए गांव के मलबे के बीच से गुजरते वक्त ब्रिजर की नजर एक औरत पर पड़ती है। वह चुपचाप उसके पास जाता है और थोड़ा सा खाना देकर आगे बढ़ जाता है, एक छोटी सी इंसानियत की झलक पीछे छोड़ते हुए। उसी रात जब दोनों खाना खा रहे होते हैं, फिट्जगेराल्ड अपने पिता की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसके पिता को धर्म पर गहरा विश्वास था। एक बार उनके दल पर हमला हुआ, जिसमें सिर्फ उसके पिता ही जिंदा बचे, लेकिन असली वजह कुछ और थी। कुछ दिनों बाद जब वह भूखे और अकेले थे, उन्हें एक गिलहरी दिखाई दी, जैसे भगवान ने खुद भेजी हो। उन्होंने उसे मारकर अपनी जान बचाई। फिट्जगेराल्ड के लिए यही सच्चाई है, जिंदा रहने के लिए दुआ नहीं, बल्कि कदम उठाना जरूरी है। दूसरी तरफ ग्लास नदी किनारे आराम करते करते नींद में चला जाता है। उसकी नींद चैन भरी नहीं होती। उसके सपनों में उसकी पत्नी, उजड़ा हुआ गांव और
और फिट्जगेराल्ड सब एक साथ उलझ जाते हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह पास ही पानी में फंसी कुछ मछलियों को देखता है। बिना वक्त गंवाए वह एक मछली पकड़ता है और कच्चा ही खा लेता है ताकि अपने शरीर को थोड़ी ताकत दे सके। कुछ देर बाद उसे आसपास हलचल सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है और दूर से एक बाइसन के झुंड को दौड़ते हुए देखता है। भेड़िए उनका पीछा कर रहे होते हैं। ग्लास छिपकर सही वक्त का इंतजार करता है ताकि शिकार के बाद जो बचे उससे अपनी भूख मिटा सके। लेकिन उस रात किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक अकेला पौनी आदमी वहां पहुंचता है, भेड़ियों को भगा देता है और बाइसन पर कब्जा कर लेता है। ग्लास धीरे धीरे उसके पास जाता है बिना किसी खतरे का इशारा दिए और बताता है कि उसे सिर्फ खाने की जरूरत है। वह आदमी उसकी हालत समझ जाता है और उसके साथ मांस बांट लेता है। अगली सुबह वह आदमी ग्लास के घावों को ठीक से देखता है। ग्लास अपने गले में पहनी हुई पंजों की माला दिखाकर इशारों में पूरी कहानी बताता है। पौनी आदमी शांत होकर सुनता है और बताता है कि उसका अपना गांव भी उजड़ चुका है। फिर भी वह बदला लेने में विश्वास नहीं रखता और दक्षिण की ओर अपने बचे हुए लोगों को ढूंढने जाने की बात करता है। ग्लास समझ जाता है कि उसके साथ जाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है, इसलिए वह उसके पीछे चल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर आखिरकार फोर्ट कियोवा पहुंचते हैं और बाकी लोगों से मिलते हैं। जैसा पहले तय किया था, फिट्जगेराल्ड कैप्टन हेनरी से झूठ बोलता है। वह कहता है कि हॉक कहीं खो गया और ग्लास को ठीक से दफना दिया गया। कैप्टन उसकी बात सुनकर मान लेता है और दोनों का धन्यवाद करता है। वह तय किया गया इनाम देता है, यहाँ तक कि ब्रिजर के लिए कुछ ज्यादा भी। लेकिन ब्रिजर अंदर से बेचैन होता है। ब्रिजर उस इनाम को हाथ में लेकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। अंदर से उठती ग्लानि उसे चैन नहीं लेने देती और बिना पैसे लिए वह चुपचाप वहां से दूर चला जाता है। उसके मन में बार बार यही बात घूमती रहती है कि उन्होंने ग्लास को जिंदा हालत में छोड़ दिया था। उधर बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और ग्लास उस पौनी आदमी के साथ ठंडी और सुनसान वादियों से गुजर रहा होता है। दोनों ने बहुत कुछ खोया है, फिर भी एक पल ऐसा आता है जब वे बर्फ के टुकड़ों को पकड़कर हल्की मुस्कान बांटते हैं। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। तूफान तेज हो जाता है और आखिरकार ग्लास बर्फ के बीच गिर पड़ता है। उसका शरीर अब जवाब दे चुका होता है। इसके बावजूद पौनी आदमी उसे छोड़कर नहीं जाता। वह वहीं एक छोटा सा आसरा बनाता है और हर संभव कोशिश करता है ताकि ग्लास का बुखार कम हो सके। कई दिन इसी तरह गुजरते हैं और धीरे धीरे ग्लास की हालत फिर से सुधरने लगती है। जब वह होश में आता है तो उसे पास में खाना रखा मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि वह आदमी आगे निकल चुका है। ग्लास उसके पीछे चल पड़ता है, उम्मीद करते हुए कि वह उसे फिर से मिल जाएगा। लेकिन आगे जो दिखता है वह उसे अंदर तक झकझोर देता है। पौनी आदमी की लाश पड़ी होती है। उसे फ्रेंच ट्रैपर्स ने मार दिया होता है, वही लोग जो पहले री जनजाति के साथ सौदा कर रहे थे। ग्लास खुद को छिपाकर दूर से उनके कैंप पर नजर रखता है और रात होने का इंतजार करता है। अंधेरा होते ही वह चुपचाप उनके बीच घुसता है। इरादा सिर्फ एक घोड़ा चुराकर वहां से निकल जाने का होता है। वह एक घोड़ा तैयार भी कर लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। एक ट्रैपर एक स्थानीय महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। ग्लास कुछ पल के लिए रुकता है, फिर फैसला करता है कि वह चुप नहीं रहेगा। वह आगे बढ़ता है, बंदूक उठाकर उस आदमी पर तान देता है और उसे रोक देता है। मौका मिलते ही वह महिला चाकू उठाती है और अपना बदला लेती है। उसी दौरान ग्लास एक और ट्रैपर पर गोली चलाता है और तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। भागते समय अनजाने में वह ब्रिजर की पानी की बोतल गिरा देता है। सुबह होते ही री जनजाति के लोग उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। वे बिना चेतावनी के हमला कर देते हैं और ग्लास को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े को तेज दौड़ाना पड़ता है। पीछा खतरनाक होता जाता है और अचानक घोड़ा और ग्लास एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। पेड़ों की शाखाएं गिरावट को थोड़ा संभाल लेती हैं, जिससे ग्लास की जान बच जाती है, लेकिन घोड़ा नहीं बच पाता। बर्फ अब और तेज गिरने लगती है और ठंड जानलेवा हो जाती है। ऐसे में ग्लास एक आखिरी बेहद कठिन फैसला लेता है। वह मरे हुए घोड़े को चीरकर उसके अंदर घुस जाता है ताकि उसी के शरीर को आसरा बनाकर इस भयानक ठंड से खुद को बचा सके। घोड़े के शरीर के अंदर बिताई गई वह रात किसी तरह उसे जिंदा रखती है। सुबह होते ही वह बाहर निकलता है और बिना रुके फिर आगे बढ़ने लगता है। उधर फोर्ट कियोवा में एक घायल फ्रेंच आदमी पहुंचता है। वह बेहद कमजोर हालत में खाना मांगता है और बताता है कि बर्फीले तूफान में उसके ज्यादातर साथी मारे गए। वहां मौजूद लोग उससे चोरी की खालों के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे ही वह अपना सामान निकालता है, ब्रिजर की नजर अचानक उसकी पानी की बोतल पर जाती है। वह तुरंत उसे पहचान लेता है और उस आदमी से सवाल करता है। जवाब सुनते ही ब्रिजर और बाकी लोगों को शक होता है कि शायद हॉक अभी जिंदा हो सकता है। बिना वक्त गंवाए वे सभी उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन फिट्जगेराल्ड पीछे ही
रुक जाता है क्योंकि वह सच्चाई जानता है और सामने आने से बचना चाहता है। पूरी रात खोजबीन चलती रहती है और आखिरकार उन्हें कोई मिलता है, लेकिन वह हॉक नहीं बल्कि ग्लास होता है। उसकी हालत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन कैप्टन हेनरी वापस फोर्ट लौटता है और फिट्जगेराल्ड से जवाब मांगने जाता है, लेकिन तब तक वह वहां से भाग चुका होता है। जाते जाते वह तिजोरी से पैसे भी ले जाता है। यह जानकर हेनरी का गुस्सा भड़क उठता है और उसका शक ब्रिजर पर चला जाता है। ब्रिजर डर और अपराध बोध में वहीं जड़ हो जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि हेनरी अपना गुस्सा उस पर निकाल देगा, लेकिन वह खुद को रोक लेता है और उसे बंद करने का आदेश दे देता है। इसके बाद हेनरी ग्लास के पास जाकर उससे माफी मांगता है। ग्लास उसकी बात सुनता है और साफ कहता है कि ब्रिजर बेगुनाह है, उसे असलियत का पता ही नहीं था। वह हेनरी से उसे छोड़ देने की गुजारिश करता है। फिर बिना देर किए वह एक बंदूक और घोड़ा मांगता है, क्योंकि उसे पता है कि फिट्जगेराल्ड अब भाग रहा है और डरा हुआ है। इस तरह ग्लास और कैप्टन हेनरी दोनों मिलकर उसका पीछा करने निकल पड़ते हैं। बर्फ पर बने पैरों के निशान ज्यादा देर तक छिप नहीं पाते और ग्लास उन्हें आसानी से ढूंढ लेता है। दोनों बिना रुके उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। रात में जब वे आराम करते हैं तो हेनरी अपने परिवार के बारे में बात करता है, ठंडी हवा में धीमी आवाज में। फिर वह एक बार फिर ग्लास से उसी पुराने किस्से के बारे में पूछता है। इस बार ग्लास जवाब देता है। वह कहता है कि उसने किसी को बेवजह नहीं मारा था, बल्कि उस आदमी को खत्म किया था जो उसके बेटे की जान लेने वाला था। अगली सुबह दूर आसमान में उठता हुआ धुआं उन्हें दिखाई देता है और वे समझ जाते हैं कि फिट्जगेराल्ड ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही मील आगे। समय बर्बाद किए बिना ग्लास और कैप्टन हेनरी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं ताकि जल्दी उसे ढूंढ सकें। ग्लास को रास्ते में एक बुझती हुई आग मिलती है जो अभी भी गर्म होती है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वह बहुत करीब है। उधर हेनरी दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वह एक घात में फंस जाता है। जंगल में गोली की आवाज गूंजती है। ग्लास तुरंत उस दिशा में भागता है, लेकिन वहां पहुंचते ही सब खत्म हो चुका होता है। हेनरी मारा जा चुका होता है और उसका शरीर इस तरह छोड़ा गया होता है जैसे यह काम री जनजाति का हो। ग्लास बिना कुछ कहे हेनरी के शव को घोड़े पर रखता है और फिर से फिट्जगेराल्ड का पीछा शुरू कर देता है। अब उसका ध्यान पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका होता है। कुछ दूर जाकर वह एक योजना बनाता है। हेनरी के शरीर को अपने घोड़े पर बांधकर वह उसे आगे बढ़ा देता है ताकि फिट्जगेराल्ड को लगे कि वही ग्लास है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। फिट्जगेराल्ड सामने आता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। ग्लास उसे निशाना बनाकर गोली मार देता है जो उसके कंधे में लगती है। घायल होने के बावजूद फिट्जगेराल्ड भाग निकलता है और जंगल के अंदर गहराई में खो जाता है। ग्लास बिना रुके उसके पीछे दौड़ता है। आखिरकार दोनों एक नदी के किनारे आमने सामने आ जाते हैं। वहां उनकी आखिरी लड़ाई शुरू होती है, चाकू, कुल्हाड़ी और खाली हाथों से। यह लड़ाई बेहद खतरनाक और थका देने वाली होती है। दोनों घायल होते हैं, लेकिन ग्लास हर हाल में आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आखिर में वह फिट्जगेराल्ड को काबू में कर लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एक पल के लिए लगता है कि अब वह अपना बदला पूरा कर देगा, लेकिन तभी री जनजाति के लोग वहां पहुंच जाते हैं। ग्लास रुक जाता है। उसे उस पौनी आदमी की बात याद आती है जिसने कहा था कि बदला हर दर्द का जवाब नहीं होता। धीरे धीरे वह अपने गुस्से को छोड़ देता है और फिट्जगेराल्ड को नदी की तरफ खींच ले जाता है। उसे री लोगों के हवाले कर देता है। वे बिना देर किए उसे अपने साथ ले जाते हैं और वहीं उसका अंत कर देते हैं। ग्लास वहीं खड़ा रहता है जैसे अपने अंजाम का इंतजार कर रहा हो, लेकिन री के लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। जाते हुए उसे समझ आता है क्यों। उनके साथ वही लड़की होती है जिसे उसने पहले बचाया था, मुखिया की खोई हुई बेटी। अब उनका मकसद पूरा हो चुका है। अकेला खड़ा ग्लास पहली बार अंदर से शांत महसूस करता है। उसकी आखिरी कल्पना में उसकी पत्नी उसके सामने नजर आती है। वह उसे प्यार से देखती है, फिर धीरे धीरे मुड़कर दूर चली जाती है। ग्लास वहीं खड़ा रहता है। उसे जाते हुए देखता हुआ उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कभी कभी बस आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही दमदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।